आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कोरोना कवरेज में। मेरा नाम है खुशबू। इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको कोविड से जुड़े वो सारी अपडेट्स हम देते हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आज किन किन खबरों पर हमारी खास तवज्जो रहेगी बताती हूँ। तो सबसे पहली बात होगी साउथ अफ्रीका से मिले एक नए स्ट्रेन के ऊपर, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं। दूसरी बात होगी ग्रामीण इलाकों से आई एक सर्वे के ऊपर जिसमें 44% लोग वैक्सीन खरीदने के लिए राजी दिख रहे हैं। बाकी के लोगों में ये हिचकिचाहट क्यों है, जानेंगे। तीसरी बात होगी बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वैक्सीन स्टोरेज को लेकर कैसी व्यवस्था है। और अंत में आपकी मुलाकात एक सर्वाइवर से भी करवाएंगे। इन सब पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। दुनिया में कोरोना के मामलों की संख्या 7.5 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस वायरस से अब तक 7.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कुल 96,93,000 लोग यहां रिकवर हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 24,712 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख हो गए हैं। वहीं 312 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,46,756 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 4 हफ्तों के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार वर्तमान में सबसे ज्यादा एक्टिव केस यानी कोरोना के मरीज केरल में हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर कम होता जा रहा है। 4 महीने बाद पहली बार तीसरे दिन 1000 से कम 871 केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 6,19,618 हो गई है। बिहार का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। स्टेट वैक्सीन स्टोर बिहार में वैक्सीन भंडारण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 35 लाख डोज रखे जा सकते हैं। ब्रिटेन में दक्षिण अफ्रीका से यात्रा कर आए कुछ लोगों के संपर्क में आने वालों में कोरोना वायरस के एक और नए वेरिएंट का पता चला है, जिसके बाद पिछले 2 हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों को खुद को आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। ब्रिटेन में 60% लोग नए कोरोना वायरस से बीमार हैं। इस हिसाब से 20 यात्रियों में से आधे में नया कोरोना वायरस हो सकता है। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि भारत में नया कोरोना वायरस आ चुका है या नहीं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अमेरिका में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। हिंदी का एक मुहावरा सुना होगा आपने, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका मतलब ये कि कई बार जब हम जैसे ही कोई ज़रूरी काम करना शुरू ही करते हैं कि वो काम किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाता है या उसमें परेशानी आने लगती है। अब यही कोरोना के साथ भी हो रहा है। कहाँ हमें इंतज़ार था कोविड वैक्सीन के आते ही ज़िंदगी के बैक टू नॉर्मल होने का, और अब कोविड के नए नए वेरिएंट ने हमें और उलझा दिया है। एक तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया पहले से ही परेशान है। इस बीच पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका से ट्रैवल कर रहे ब्रिटेन लौटे कुछ लोगों में एक कोविड वेरिएंट का पता चला है। इस वेरिएंट के बारे में जानने समझने के लिए मैंने बात की हमारे सहयोगी प्रतीक से, और उनसे पहला सवाल यही पूछा कि प्रतीक, इस नए वायरस के किस्म का पता कैसे चला, और क्या ये वही वायरस का स्ट्रेन है जो यूके में मिला था या फिर इसे हम अलग समझे? जी नहीं खुशबू, कोविड का ये जो स्ट्रेन है ये बिल्कुल ही अलग वेरिएंट है। इसका पता तब चला जब ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से जो लोग यात्रा कर ब्रिटेन लौटे हैं,
इनके संपर्क में आने वाले लोगों में कोरोना वायरस का एक और नए वेरिएंट का पता चला है, जिसके बाद पिछले 2 हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों को खुद को आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि दक्षिण अफ्रीका के जो लेबोरेटरीज है वो लगातार कोविड के नए वेरिएंट को लेकर निगरानी कर रही थी। जांच पड़ताल में भी वो लोग जुटे थे और इसी सर्विलांस के दौरान उन्हें इस नए कोविड वेरिएंट का पता चला है। और ये यूके का जो वेरिएंट है, कोविड का स्ट्रेन है, इससे बिल्कुल ही अलग है। शुरुआत में तो कोविड का ये जो नया स्ट्रेन है ये कोस्टल रीजन, जो समुद्री तट है, वहाँ तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अब ये देश के मैदानी इलाकों में भी अपनी पहुंच बना रहा है। अभी इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्या कुछ कहा है? साउथ अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने इस नए कोविड स्ट्रेन को 501.V2 का नाम दिया है। दरअसल कुछ दिनों में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के मामलों में अचानक से तेज़ी आई है। ऐसे में अब वहाँ का प्रशासन इस नए कोविड वेरिएंट को इस स्पाइक की वजह मान रहा है। और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने भी अनुमान लगाया है कि वायरस का जो नया जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया है उसी की वजह से हाल ही में संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा प्रतीक, ये बताइए कि ये नया स्ट्रेन आखिर कितना डेडली है, और हाँ, इस नए स्ट्रेन के क्या कुछ मामले भी मिले हैं? तो खुशबू, वायरस का ये नया स्ट्रेन बहुत ही संक्रामक है, यानी ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। अगर मैं आपको इसे आंकड़ों में बताऊं तो कोरोना वायरस का ये जो नया स्ट्रेन है वो पहले के वायरस के मुकाबले 70% अधिक तेज़ी से फैलता है। जहाँ तक सवाल है मामले की, तो अभी तक इस नए स्ट्रेन के 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने ब्रिटेन में जिस तरह नुकसान पहुँचाया है, वैसे ही ये दक्षिण अफ्रीका में भी बीमारी को तेज़ी से फैला रहा है। इससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई देशों को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरे देशों ने इस वायरस को ध्यान में रखकर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं? देखिए, एक तो हमने आपको ब्रिटेन को लेकर बताया कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने साउथ अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की आगे की यात्रा पर फौरन रोक लगा दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार ने साउथ अफ्रीका में रह रहे लोगों या फिर जो साउथ अफ्रीका से लौटे हैं हाल फिलहाल में, उनसे कहा है कि पिछले 15 दिनों के दौरान अगर वे किसी के संपर्क में आए हैं तो वे फौरन क्वारंटीन हो जाए। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड है, टर्की है, इजराइल है और मॉरिशस जैसे देशों ने साउथ अफ्रीका के फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। शुक्रिया प्रतीक। वाकई इस नए स्ट्रेन ने मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। सभी अलर्ट मोड पर हैं, तो आप भी हो जाइए। जितना कम हो सके बाहर निकलिए और मास्क पहनना कतई ना भूलें। एहतियात बरतने के साथ ही साथ सरकार वैक्सीन की तैयारियों पर भी काम कर रही है और हम भी आपको इन सब तैयारियों के ऊपर अपडेट्स देते रहते हैं कोरोना कवरेज में। इस बीच एक सर्वे आया है ग्रामीण इलाके से, जिसमें पाया गया है कि कुल ग्रामीण भारत के 44% लोग ही वैक्सीन को खरीदने की चाह रखते हैं। और भी बहुत कुछ है इस सर्वे में। इसे जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर किरण तारे से, और मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि किरण, कब इस सर्वे को किया गया? और ये तो एक बात हुई कि सिर्फ 44% लोग ही गाँवों में वैक्सीन खरीदने के लिए राजी हैं, बाकी के 56% लोगों में हिचकिचाहट की वजह क्या है? देखिए, अपने देश में एक रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गांव कनेक्शन। इस गांव कनेक्शन ने दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 10 के बीच में 16 राज्यों के 60 जिलों में ये सर्वे कराया था। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो सारे अपने लोग हैं, उनसे जाके उन्होंने पूछा था कि अगर वैक्सीन आती है आने वाले कुछ दिनों में तो क्या आप वैक्सीन खरीदेंगे और अपने आप को वैक्सीन लगाएंगे। तब उसमें से 44% लोगों ने ऐसा कहा है कि हमें वैक्सीन तो हमें लगानी है, लेकिन हम उसको खरीदना नहीं चाहते। अगर हमें कोई फ्री दे दे, सरकार कोई फ्री दे दे, तो हम वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। इसमें सबसे बड़ी बात ये उभर के सामने आई है कि अगर वैक्सीन की प्राइस 500 या 1000 रुपया है, जैसा कि हम लोग सब न्यूज में देख रहे हैं कि 1000 रुपये तक अगर वैक्सीन है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें वैक्सीन नहीं खरीदनी है, हमारे लिए किसी संस्था की तरफ से इसका व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। हमने देखा था बिहार इलेक्शन से पहले एनडीए ने प्रॉमिस किया था कि अगर सरकार बनेगी तो वैक्सीन फ्री में देंगे। केरला की सरकार ने भी बोला कि वैक्सीन फ्री में देगी। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो है वो वैक्सीन खरीदने के मूड में नहीं है। उन्हें वैक्सीन लगानी है, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली कारण स्वाभाविक है उसका, उनके पास पैसा नहीं है।
एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं कम से कम पकड़ लीजिए, 1000 रुपए की वैक्सीन आती है, तो 5000 रुपया खर्चा करना आज उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा भी कहा है कि भाई ठीक है, अगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और अगर खरीदना ही है तो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पहले दे दीजिए, जो पहले डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको दे दीजिए, उसके बाद में हम लोग लेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग कहीं किसी न किसी तरह का एक तरह से मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए पहले इसका व्यवस्था की जाए, उसके बाद में सबको दिया जाना चाहिए। किरण, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि कोरोना ने ग्रामीण लोगों की लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किया है, और हाँ, लोग कोरोना के प्रसार यानी कोविड स्प्रेडिंग के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस सर्वे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आई है। लगभग 51% लोग ऐसा मानते हैं कि ये कोरोना वायरस ही चीन की रचाई हुई कोई साजिश है। उसी साजिश के तहत कोरोना को पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैलाया गया है। इसका परिणाम क्या हुआ है लोगों के दैनंदिन जीवन का, उनका जो क्रम होता है उसमें, तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनकी खाने पीने की आदतें बदल गई है। बहुत सारे लोग च्यवनप्राश खाने लगे हैं, काढ़ा पीने लगे हैं, और जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे दूध हल्दी है, इसका उपयोग करने लगे हैं। 90% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बाहर का खाना ही बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, वेजिटेरियन हो गए हैं, और फल खा रहे हैं। तो ये एक बदलाव हमें दिख रहा है कोरोना की वजह से। विशेषकर हमने पहले देखा था कि शहरी इलाकों में तो हमने देखा था, लेकिन ग्रामीण विभागों में भी लोग धीरे धीरे अपने आप को बदलती सिचुएशन के विरुद्ध डलते अपने दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया किरण जी। अब यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बिहार के वैक्सीन स्टोरेज प्लान पर करेंगे बात। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। कोरोना वायरस की वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर देश भर के राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार भी इसे लेकर तैयारियों में जुटी है। राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्टेट वैक्सीन स्टोर को अब कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। बिहार में वैक्सीन स्टोरेज का ये एक सबसे बड़ा सेंटर है। पर मैं ये भी बता दूं आपको कि ये वैक्सीन सेंटर बिहार का ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े वैक्सीन स्टोरेज सेंटर्स में से एक है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने बात की बिहार कवर कर रहे आज तक रेडियो रिपोर्टर रोहित कुमार सिंह से और उनसे पूछा कि वैक्सीन स्टोरेज को लेकर क्या क्या और कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, कोरोना के वैक्सीन जब भी देश में आएंगे तो जाहिर सी बात है सभी राज्यों में भेजा जाएगा, और इसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है आपस में मिलकर तैयारियां कर रही हैं कि किस तरीके से विभिन्न राज्यों में वैक्सीन के रख रखाव किया जाएगा और कैसे उसका वितरण किया जाएगा। और इसी क्रम में बिहार में भी जो है वो लगातार तैयारियां चल रही हैं, और बिहार सरकार ने पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी है, वहां पर जो कोरोना वैक्सीन को रखने की तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली है। और जो हमें जानकारी मिली है कि पटना के इस वैक्सीन स्टोरेज सेंटर में जो है कम से कम 35 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज जो है वो एक बार में रखे जा सकते हैं। और कल हमारी बात भी इस सिलसिले में नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से हो रही थी, और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि ये जो फैसिलिटी है वैक्सीन का वो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और अब इंतजार है कि कब कोरोना के वैक्सीन से पहुंचते हैं विभिन्न राज्यों में। और उन्होंने बताया कि जैसे ही वैक्सीन जो अगर मान लीजिए बिहार आना है तो सबसे पहले वो विमान के जरिए पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन आएंगे, उसके बाद फ्रीजर वैन्स में उन्हें डालकर नालंदा मेडिकल कॉलेज के इस स्टोरेज
फैसिलिटी में लेकर आया जाएगा और फिर इसे यहाँ रखा जाएगा और 24 घंटे के अंदर विभिन्न जिलों में जो है फिर फ्रीजर वैन्स के जरिए जो है इन वैक्सीन को जिलों तक पहुंचाया जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल तक भी इन्हें ले जाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है विभिन्न राज्य सरकारें तैयारियां कर रही हैं और इसी क्रम में बिहार में भी जो है सबसे बड़ी ये वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो बनकर तैयार है, जहां पर एक बार में आप कह सकते हैं 35 लाख कोरोना के वैक्सीन के जो डोज है वो रखे जा सकते हैं। तो रोहित, टेम्परेचर कंट्रोल को लेकर क्या कुछ सिस्टम है, क्योंकि वैक्सीन स्टोरेज पर उसके टेम्परेचर को लेकर ही कई सवाल उठते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो फैसिलिटी है वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी जो NMCH में है, वहां पर टेम्परेचर को लेकर काफी जो है पुख्ता जो है इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आप इस फैसिलिटी में देख लीजिए आपको 5 आपको वॉक इन कूलर्स हैं, जहां पर जो तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री तक जो है वो जो है मेंटेन किया जाता है और इसके साथ ही 3 यहाँ पर वॉक इन फ्रीजर्स भी हैं और वॉक इन फ्रीजर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अत्यधिक कम तापमान होता है, यानी कि 0 से लेकर -20 डिग्री तक जो है तापमान इन वॉक इन फ्रीजर्स में होता है। और जहां तक कूलर्स की मैं बात कर रहा था तो उस प्रत्येक कूलर में 2.5 लाख से 3 लाख कोरोना की वैक्सीन के डोज रखे जा सकते हैं। वहीं वॉक इन फ्रीजर्स में तकरीबन 1.5 लाख डोज रखे जा सकते हैं। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं, कोल्ड रूम जो है वो भी इस फैसिलिटी में पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इंतजार अब ये हो रहा है कि देश में कोरोना का वैक्सीन कब उपलब्ध होता है ताकि विभिन्न राज्यों को जो है ये पहुंचाया जा सके और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आम लोगों तक भी इसको उपलब्ध कराया जाए। शुक्रिया रोहित। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कोरोना सर्वाइवर से। स्नेहल मालपानी वर्किंग वुमेन है जो हैदराबाद से है। स्नेहल का कहना है कि वो कोविड के इस पीरियड में कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन वो फिर भी कोरोना पॉजिटिव हुई। स्नेहल का एक छोटा बच्चा भी है। वो कोरोना से कैसे संक्रमित हुई, कहाँ उन्होंने एहतियात नहीं बरती और कैसे उन्होंने कोरोना से लड़ाई को जीता, आइए इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। इनसे हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने बात की है। तो स्नेहल, ये बताइए कि आपको कोरोना कब हुआ, आपको इसके बारे में कैसे मालूम हुआ और फिर आपने इसके उपचार के लिए क्या कुछ किया है? तो मुझे कोरोना हुआ था जून एंड में एंड हमें कैसे पता चला, बेसिकली मेरी दादी सास थे, वो हॉस्पिटलाइज थे बिकॉज उनकी तबीयत खराब थी एंड हमें पता नहीं था कि उन्हें कोरोना हुआ है। अब हम अलग रहते हैं, मतलब वी डोंट स्टे टुगेदर। तो ऐसा हुआ था कि हम हॉस्पिटल के चक्कर कर रहे थे एंड देन 2-3-4 रिपोर्ट्स के बाद अलग अलग रिपोर्ट्स की गई थी उनकी एंड उसमें से एक कोरोना का था। तो हमें नॉर्मली लगा था कि शायद उन्हें दमा की बीमारी है, तो दमे की वजह से हुआ होगा, उनको ब्रीदिंग इशू हो रहा है। बट लेटर पता चला कि शी वाज एक्चुअली इन्फेक्टेड विद कोरोना। तो सिंस अब मेरे हस्बैंड एंड वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड लेटर हमें सिम्टम्स हो रहे थे, मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहा था, मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने भी जाके टेस्ट करवाया एंड फिर बाद में पता चला दैट हमें भी कोरोना है। तो ऐसे हमें पता चला कि हमें कोरोना हुआ है। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक हमने कहीं बाहर भी गया, और मैं कहीं बाहर नहीं गई थी बिकॉज मुझे ऑलरेडी एक बेबी है, तो उसकी वजह से मैं तो घर पे ही थी। सिर्फ एक बारी शायद वो हॉस्पिटल गए थे देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, एंड वो भी सिर्फ एक ही दिन गए थे। तो स्नेहल, फिर आप मतलब कोविड वार्ड में गई या होम क्वारंटीन हुई? नहीं, मैं होम क्वारंटीन में गई थी। सो बेसिकली हमारी जो डॉक्टर है, शी इज अ फैमिली डॉक्टर, एंड हमने उनको बोला था कि हमें ऐसे ऐसे इशू हो रहा है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि हम जाके टेस्ट और करवाएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही वो रिपोर्ट आया था, उन्होंने हमें दवाइयाँ बोल दी थी कि हमें ये चीज़ें करनी है एंड हमें होम क्वारंटीन करना है। तो हम लोग सब अलग अलग रूम्स में थे, बेसिकली एक ही घर में, एंड हम लोग रूम के बाहर नहीं आ रहे थे जी। तो सब एक एक रूम में होम क्वारंटाइन थे। स्नेहल, कई और भी ऐसी माएँ हैं जिनका बेबी है और उनको कोरोना हो जाता है, तो आप जब होम क्वारंटीन थी, आपका भी बेबी है, तो आपने दोनों का ख्याल, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखा?
मैं काफ़ी लकी थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे मेरी दादी सास को मिलने जाना है या हमारे घर से काफ़ी फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक दिन पहले हॉस्पिटल जाने के एक दिन पहले मैं अपने बेबी को मेरी मम्मी के पास छोड़ दी थी। सो लकीली ही वाज टू सपोर्टिव। वो सिर्फ 2 साल का है एंड वो मेरे बिना या हम सबके बिना मोर देन 40 डेज रहा है। सो आई थिंक दैट हैज बीन अ ब्लेसिंग कि वो रह गया। अगर वो नहीं रहता तो काफी दिक्कत हो जाती थी एक बच्चे को संभालने के लिए और उसे मना करने के लिए कि तुम आके मिल नहीं सकते हो या तुम ये रूम से वो रूम नहीं जा सकते हो। स्पेशली अगर बच्चा ना छोटा होता है, 1-2 साल का होता है, तो मुश्किल हो जाती है, दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी किसी से बातचीत एज सच होती थी, बिकॉज वो पीरियड ही काफी अलग था। मतलब कभी सोचा नहीं था कि 14 दिन मुझे एक ही कमरे में बैठना पड़ेगा, जबकि मैं कम से कम 12 साल से काम कर रही हूँ। तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या किया, मैं जनरली जो योगा कहते हैं वो मेरी डॉक्टर ने स्पेसिफिकली कहा था कि तुम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, स्पेशली क्योंकि तुम्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं प्राणायाम और करती थी सवेरे। मैं कभी भी उठूं, अगर मैं 8 बजे उठती हूँ, 9 बजे उठती हूँ, 10 बजे उठती हूँ, डिपेंडिंग ऑन मेरा हालत कैसा था, जब भी उठती थी 10 मिनट में एक्सरसाइज कर लेती थी, योगा कर लेती थी। एंड फिर उसके बाद में जो नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर ने बताया था, जैसे विटामिन की गोलियां, हर कोई बोलता है कि विटामिन की टैबलेट्स लो आप। एंड उसके अलावा मैं गर्म पानी में आई वाज जस्ट हैविंग लौंग और काली मिर्ची दालचीनी डाल के। तो वो बोल रहे थे वो टाइम पे कि गर्म पानी आप लो तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो समवेयर हाँ, वो एक रूटीन बन गया था कि हम सिर्फ गर्म पानी ले रहे थे वो टाइम पे। और फिर बाकी के जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिए थे, बस वो था। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल आपको। आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। तो फिलहाल कोरोना कवरेज को आज यहीं विराम देते हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा radio@aajtak.com पर। अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।